कहाँ से आ रहा है वो पैसा, ये हमें नहीं मालूम होता। 4-5 of their guys here, and they'll say, okay, Shahrukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. And I said, well, who's the producer? He said, okay, this is the guy we're sending you. Talk to him, sign the film. So if you're scared for life, then you sign it. Or if you're ready to take your chances, you say, no, I'm not. So have you ever had your life threatened? Oh yes, I've had it on many occasions, but then. And just in the first week, this happened. They knew that my father's hit big time. Successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay. They shot him. अंडरवर्ल्ड के लोग नाराज भी हो गए, अरे तू उससे दोस्ती कर रहा है, इधर आ अनिल, क्या भैया तू उनसे क्यों? And luckily I was famous and stuff like this, but if I wasn't, I don't know if I'd be alive, or somebody would have come and thrown acid on my face and stuff. बॉलीवुड का इतिहास लगभग 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। ब्लैक एंड व्हाइट एरा से आज कलरफुल 3D एरा तक का सफर हम लोग तय कर चुके हैं, लेकिन आज मेकर सिर्फ लव स्टोरीज मूवीज पर ही ध्यान देते हैं। पर एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों के जरिए ब्रिटिश रूल के खिलाफ विद्रोह करते थे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि बॉलीवुड ने पूरी तरह अंडरवुड के सामने घुटने टेक दिए। बॉलीवुड शुरू से ही देशभक्ति और देश के लोगों को जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाता रहा है, चाहे वो फिल्म पूरब पश्चिम का है प्रीत जहां के री सदा गाना हो, या फिर 1959 में रिलीज हुआ एल्बम सॉन्ग अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आजादी के पहले या आजादी के बाद कई सालों तक हिंदी फिल्में देशभक्ति के आसपास घूमती रहीं, और इसी के साथ मुंबई में बढ़ता रहा फिल्मों का बाजार, जो खूब तेजी से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते ये लोगों के लिए समाज का आईना बनता चला गया। बात तो यहां तक पहुंच गई कि लोगों ने फिल्म एक्टर्स को भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिया। और इसी बीच अंडरवर्ल्ड भी मुंबई में तेजी से पनपने लगा। 1980 तक अंडरवर्ल्ड के लोग ज्यादातर सोशल गैदरिंग में ही बॉलीवुड एक्टर्स या उनसे जुड़े हुए लोगों से मिलते थे, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ हायलों तक ही सीमित था। फिर 1980 में एंट्री होती है हाजी मस्तान नाम के एक छोटे ड्रग पैडलर की, जो अपने दम पर पूरे अंडरवर्ल्ड का किंग बन बैठा था। मुंबई पुलिस से लेकर दिल्ली के पार्लियामेंट तक इसकी पकड़ काफी मजबूत हो चुकी थी। और फिर शुरू होता है बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की एंट्री का एक डार्क चैप्टर। हाजी मस्तान पहले से ही शादीशुदा था, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका दिल एक सोना नाम की लड़की पर आ गया था। कुछ दिनों चले अफेयर के बाद हाजी मस्तान ने फाइनली सोना से शादी करने का फैसला कर लिया। सोना का भी एक सपना था कि वो बॉलीवुड की फिल्मों में अपना नाम करना चाहती थी। सोना एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और हाजी मस्तान भी सोना के सपनों को पूरा करना चाहता था, और उसने अपनी पावर का यूज करते हुए कई सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को फोन करना शुरू किया। पर जब कहीं से भी कुछ भी काम नहीं बना तो उसे ये बात समझ में आ गई कि उसके किसी को भी फोन कर देने भर से कुछ बात नहीं बनने वाली है। तो फिर हाजी मस्तान ने बॉलीवुड में खुद के पैसे लगाने शुरू किए, फिल्मों में एक फाइनेंसर के तौर पर। और उसे बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि फिल्मों की फाइनेंसिंग में काफी अच्छा बिजनेस पोटेंशियल है, और इसी के साथ साथ उसने बॉलीवुड में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। हाजी मस्तान एक अच्छा बिजनेसमैन था, उसे किसी भी बिजनेस की ताकत या फिर उससे जुड़ी हुई कमजोरियां आसानी से समझ में आ जाती थी। और ऐसी ही प्रॉब्लम उस समय बॉलीवुड में चल रही थी, वो थी फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम। फारूक, ये साने ये बॉम्बे एक्टर सब कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादियों से इनका कोई कनेक्शन होता है फाइनेंस के लिए। ओके, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड को एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं कर रखा था, और इसी की वजह से बॉलीवुड मूवीज के लिए लोन आसानी से नहीं मिलता था। और इसी एक प्रॉब्लम को हाजी मस्तान ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपनी बॉलीवुड में पकड़ मजबूत कर ली। फिल्मों की फाइनेंसिंग के लिए दर दर भटकने वाले प्रोड्यूसर्स को हाजी मस्तान की फंडिंग से कोई दिक्कत नहीं थी, और देखते ही देखते बॉलीवुड पूरी तरह अंडरवर्ल्ड के इशारों पर काम करने लगा। और फिर साल 2000 में सरकार ने फाइनली बॉलीवुड को एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। लेकिन तब तक बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का ऐसा कब्जा हो गया था जिसको हटा पाना बहुत ही मुश्किल था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नामुमकिन सा था। 2002 में चोरी चोरी चुपके चुपके नाम की एक फिल्म आई थी, जिसमें लीड रोल में रानी मुखर्जी, सलमान खान, प्रीति जिंटा थी। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान और फाइनेंसर थे भारत शाह। एमएन सिंह, जो उस समय के कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस थे, उन्होंने कहा था कि ये फिल्म कुछ ऐसी फिल्मों में से एक थी जिसके लिए सीधे तौर पे अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस लिया गया था। और जब इस फिल्म से जुड़े लोगों से इन्वेस्टिगेशन की गई
तब सभी स्टार्स ने कन्फेस भी कर लिया था और ये कहा था कि अंडरवुड की धमकी से हमने अपने घुटने टेक दिए। लेकिन कोर्ट पहुंचने के बाद इन सभी स्टार्स ने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया। केवल प्रीति जिंटा ऐसी थी जिसने अपने स्टेटमेंट को नहीं छोड़ा। You are one of the very few actors who stood her ground against the Mumbai underworld at that time, and I know it was tough times. Gulshan Kumar was assassinated in 1997. Rakesh Roshan was shot at, and then comes Chori Chori Chupke Chupke, and you went public, and you. और यहीं से प्रीति जिंटा के करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। उनको फिल्में मिलना भी लगभग बंद हो गई थी। इस फिल्म के पहले सलमान खान की जगह अबू सलीम ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया था, पर उन्होंने इससे साफ मना कर दिया था और इसी बात पर ऋतिक रोशन के फादर राकेश रोशन पर खुलेआम गोलियां चलाई गई थी। That my father's hit big time, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay, they shot him. They shot him and he lived? Point blank, yeah. So that's what makes me believe that it doesn't really matter, there's no point living in fear, because if you're destined to die with their bullet, you will. If you're not, you won't. लेकिन वो इससे बच निकले थे, पर सलमान खान को इस फिल्म में काम करने के लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों ने मना ही लिया था। 2018 29 जून को संजू मूवी रिलीज हुई। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि संजय दत्त की बायोपिक थी। इस मूवी के रिलीज के साथ ही संजय दत्त को बड़ी ही आसानी से इनोसेंट साबित कर दिया गया। इसी के साथ जितने भी बड़े बड़े इल्जाम उन पर लगे थे उनको मीडिया ट्रायल का हिस्सा बता दिया गया और इस फिल्म के माध्यम से संजय दत्त की एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की गई। और इसी के साथ संजय दत्त को, जिसको आर्म्स एक्ट में जेल भेजा गया था, वो सिर्फ 5 साल की सजा काट कर वापस आ गया और बॉलीवुड ने बड़ी ही आसानी से इस मूवी के माध्यम से उन्हें इनोसेंट साबित कर दिया। मतलब अपने एजेंडे को प्रूव करने के लिए बॉलीवुड किसी भी हद तक गिर सकता है और इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ठीक किया तो वो कोई था ही नहीं, नंबर ही बन रहा था वो 2-3 नंबर। हाँ मेरे नाम से जी, इसके पास 2-3 रहने आए। प्रीति थी एक, तो वो मैंने प्रीति का तो मैंने मरीजों को मैसेज अभी हाल में है अभी जी। अरे नहीं सवाल ही नहीं कर रहा था। चोपड़ा के पास है यार, मैंने बाकायदा इंटरव्यू दिया है एक पेपर में और एक टीवी में जी, और बंसाली का और चोपड़ा का। बॉलीवुड एक ऐसा अड्डा है जहां पे क्रिएटिविटी के नाम पर भगवान शिव को अपमानित किया जाता है और एक टेररिस्ट को इनोसेंट बता दिया जाता है। 13 मई 2016 में अजहर फिल्म आई थी और इस फिल्म में क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की लाइफ को दिखाया गया था और इस फिल्म के माध्यम से मोहम्मद अजहरुद्दीन को इनोसेंट दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की गई। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने खुद कन्फेस किया था कि उन्होंने 3 क्रिकेट मैचों की फिक्सिंग की थी। लेकिन ये बॉलीवुड हिसाब, क्रिमिनल खुद को क्रिमिनल मान सकता है पर बॉलीवुड कभी नहीं मानेगा। बॉलीवुड के लोगों को सिर्फ अपना नैरेटिव चलाना है। कहाँ पर? सिद्धार्थ भैया इंग्लैंड में कहीं पर खरीदे हो, उसने $10,000 करके कुछ वो उसने ट्रांसफर थोड़ा मतलब कनेक्शन तो हो गया। इतना ही नहीं, ये लोग क्रिएटिविटी के नाम पर लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खूब खिलवाड़ करते हैं और यही रीजन है कि इनकी हर फिल्म बॉयकॉट का सामना कर रही है और इन्हें हमारे पड़ोसी देश से तो काफी ज्यादा ही लगाव है। अगर हम बात करें हाल ही में आई मूवी 83 की, तो इसमें बड़ी आसानी से ये दिखाया गया कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी काइंड और केयरिंग है। इस मूवी में ऐसा दिखाया गया कि इंडिया की वर्ल्ड कप फाइनल के दिन फायरिंग नहीं कराई जाएगी जिससे इंडियन आर्मी के जवान मैच की कमेंट्री को सुन सके। पर ये कभी भी नहीं दिखाया गया कि किस तरह पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स इंडियन आर्मी के जवान का गला काट कर ले गए थे और बाद में उस सर के साथ वो फुटबॉल खेल रहे थे। अब सोच के देखिए उस परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी जिस परिवार के जवान की सर के साथ पाकिस्तान के लोग फुटबॉल खेल रहे थे। जरा सोच के देखिए, आपकी रूहें कांप जाएगी। और हमारा प्यारा बॉलीवुड हमारे पड़ोसी निर्दयी निर्मम आर्मी को प्रेम के पैगाम भेज रहा है। मेरे हिसाब से इसको फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी नहीं कह सकते। पेशवा बाजीराव जो कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था, पर बॉलीवुड ने उन पर एक मूवी बनाई बाजीराव मस्तानी। मतलब आप इनको इतिहास से उठाकर कोई भी एक हिस्टोरिकल इवेंट दे दो, ये उस हिस्टोरिकल इवेंट में लव स्टोरी को जरूर डालेंगे। और इसी तरह बॉलीवुड लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि आज पूरा यूथ देश के कल्चर को छोड़ रहा है और धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा है। और बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि सुशांत सिंह की डेथ के बाद जो आलम था और जो आलम चल रहा है वो तो हम सभी जानते ही हैं। अगर हिपोक्रेसी का कोई दूसरा नाम या कोई दूसरा मीनिंग है तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनको देश में चल रहे मुद्दों पर तो बात करनी है, पर वो भी सेलेक्टिव तरीके से। मेरा कहने का मतलब ये है, कहाँ बोलना है बॉलीवुड को और कहाँ नहीं बोलना है, ये मेरे ख्याल से अंडरवर्ल्ड डिसाइड करता है। साल 2019 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा था और दीपिका पादुकोण भी वहां पर पहुंच गई, जहां पर कुछ इस तरह के नारे चल रहे थे।
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अब दीपिका पादुकोण ये कभी नहीं बताएगी कि अफजल गुरु का कातिल कौन है और वो वहां पे करने क्या गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी थी और चलो एक बार के लिए हम ये भी मान जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसको फांसी की सजा नहीं सुनाई थी, लेकिन फिर भी एक्स रॉक के ऑफिसर एन.के. सूद ने दावा किया था कि दीपिका पादुकोण को जेएनयू में जाने से पहले 2 बार फोन आए थे, जिसमें से एक कॉल कराची से आया था और दूसरा फोन दुबई से आया था। एक्स रॉक ऑफिसर एन.के. सूद ने यह भी कहा था कि जेएनयू के प्रोटेस्ट में जाने के लिए अनिल मुसारत नाम के एक आदमी ने दीपिका पादुकोण को 5 करोड़ रुपए दिए थे। और इतना ही नहीं, इस अनिल मुसारत के रिलेशनशिप बॉलीवुड के कई स्टार्स हैं और उसे 2018 में सोनम कपूर की शादी में भी देखा गया था। यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने की तारीफ करने के लिए पाकिस्तान के एक मिनिस्टर आसिफ गफूर ने ट्वीट तक कर दिया था और इसी ट्वीट के चलते दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। दीपिका पादुकोण को भले ही जेएनयू के देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों का दर्द दिख रहा होगा, पर कन्हैया लाल की हत्या होने के बाद किसी भी सुपरस्टार की आवाज क्यों नहीं निकली। सोनम कपूर, जिसको देश के हर मुद्दे पर बोलना है, बिना बात की टिप्पणियां देनी होती है, वो अपने पिता अनिल कपूर की दाऊद इब्राहिम के साथ की फोटो पर कुछ क्यों नहीं बोलती है। बॉलीवुड के दोगलेपन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जब कोई आदमी सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को गाड़ी चढ़ाकर मार जाता है और फिर बाद में पछतावा करने के लिए बीइंग ह्यूमन नाम की एक ट्रस्ट खोल के बैठ जाता है, ये तो वो बात हो गई कई सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बॉलीवुड के दोगलेपन की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनते गिनते जिंदगी गुजर जाएगी, पर लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। अभी तो बहुत सारे नाम है, जैसे स्वरा भास्कर, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा जैसे कई सेलेब्स हैं जिनका दोगलापन हर दूसरे दिन बाहर सामने आ जाता है। और बॉलीवुड ऐसी तमाम शर्मिंदा करने वाली बातों से भरा पड़ा है।